गॉडसे के लोग आ गए, अब ये संविधान बदल देंगे, ये ब्राह्मणवादी लोग आ गए, ये संविधान बदल देंगे। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। जवाब देने की क्षमता रखिए। भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का संविधान 1950 में लागू हुआ, तब भी ये कहीं दूर दूर तक नहीं थे। मात्र 24 साल में आपको याद दिलाना पड़ेगा, एक एक को याद दिलाना पड़ेगा। सड़कों चौराहों पे ये युद्ध हथियारों से नहीं लड़ा जा रहा, ये नैरेटिव का युद्ध है। इसलिए आप याद रखें, सवाल पूछें कि 1950 में बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई थी 24 साल में कि आपने रात के अंधेरे में 1976 में उसमें एक शब्द घुसेड़ा, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। आपने तो बाबा साहब के संविधान को यह साबित किया कि यह सेकुलर नहीं है। 1976 में आपने उसको एक पट्टी लगा करके कहा कि अब यह सेकुलर हुआ है। इन्होंने नहीं बदला विचार, ये तो बदलने की बात ही नहीं कर रहे। वो जब बदलेगा बदलेगा, लेकिन मेरी आपकी जिम्मेदारी है, आप पूछिए ना। आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की संविधान की धारा 14 क्या कहती है? धारा 14 कहती है कि देश में जो भी है, जो भारत का नागरिक है, भारत का सिटीजन है, सब बराबर हैं। यही कहती है। उस वक्त ना आरएसएस थी, ना बीजेपी था, ना बजरंग दल था, कोई नहीं था जिससे डर के मार के कुछ कर दिया हो। जब आपने भारत के संविधान में धारा 14 दे दी और कह दिया कि सब बराबर हैं, और ये उस वक्त की बात है कि जिन्हें हम बराबर कह रहे थे, उन्होंने 11 लाख लोगों को मार करके पाकिस्तान बनाया था और वो यहीं रह गए। लेकिन आपने क्या किया? ये सवाल सबको पूछना चाहिए। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, स्कूल में हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, डिबेट तो करें, लोगों से बातचीत तो करें भाई, कि हर आदमी संविधान से बंधा हुआ है, हर आदमी अपने उस दायरे में बंधा हुआ है कि हम बात ही नहीं करेंगे। तो जब आपने धारा 14 दे दी, तो फिर धारा 30 कैसे आ गई इसके अंदर? धारा 30 क्या है? आप सोचिए कि वो जो लोग हैं जिनके बारे में आप बात करते हैं, ये इतने बड़े भस्मासुर बने कैसे? आपने बनाया है, हमारी चुप्पी ने बनाया है, हमारे मक्कार लीडर्स ने बनाया है। ये उसमें आर्गुमेंट दिया गया, एक तो वो जो मक्का में पैदा हुए थे, निहायती मक्कार, नंबर 1 का जाहिल, न स्कूल में गया, न कॉलेज में गया, न विश्वविद्यालय में गया, लेकिन इस देश के एक विजनरी प्रधानमंत्री को, जिसके पास डॉक्टर राधाकृष्णन जैसा आदमी हो, जिसके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा आदमी हो, आजाद भारत में यह कलंक हम सबके माथे पे है। आजाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री मक्का में पैदा हुआ 1888 में। 1902 में उनके वालिद साहब उन्हें बंगाल लेके आ गए। 1906 में मुस्लिम लीग बनी। कहीं नहीं गया सिवाय मदरसे के। वहां पे वैसे भी पढ़ने का तरीका हिल हिल के पढ़ते, जिससे कोई चीज रुकती नहीं है। 98 तक जब तक उनको मरहूम नहीं हुए तब तक बने रहे। पूछा नहीं किसी ने कि भाई ये तो बताओ यार, कुछ तो पढ़े लिखे हो, आजाद भारत के शिक्षा मंत्री बन रहे हो, या तो अकाल पड़ गया हो भारत में पढ़े लिखे लोगों का? ऐसा तो नहीं था। ताज्जुब यह है, वहां से लेके अब तक वो 14 में फुल स्टॉप लगा है। 6 मुसलमान भारत के शिक्षा मंत्री रहे। कुल मिला के 70-72 सालों में 30 साल। लेकिन फिर भी कहते हैं कि मुसलमान शिक्षा में बहुत पीछे हैं। शिक्षा में पीछे नहीं है। ये जहालत की टोपी जब तक नहीं उतरेगी, एंटीना ठीक नहीं होगा।
इसलिए सच बोलिए, सच का सामना कीजिए। और आप तो इतनी जल्दी में हैं, 1000 में से 700 ईमेल ऐसे आते हैं, मोदी तालिबानों पे हमला क्यों नहीं कर रहा है? मैंने कहा ज्यादा खाना खा लिया क्या? अब आप सोचिए, हम इतनी जल्दी में हैं कि पूरी दुनिया की समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे यहां जो बेचारा ईमेल हमको करता है वो कहता है आप मोदी से बात करिए, जैसे मोदी मुझसे बात करने के लिए बैठा बेचारा। हम तालिबान को भी समाप्त कर देना चाहते हैं, कश्मीर भी ले लेना चाहते हैं। ऐसे लग रहा है घर में कोई कटोरी प्लेट लेनी है हमको। इसलिए अपनी ताकत को अननेसेसरी जाया मत कीजिए। आपने कम से कम 700-800 सालों के बाद आपने अपने होने का एहसास किया है। इसलिए जैसे ही आपको एहसास हुआ कि हम कौन हैं, आपने गुलामों के गुलामों की गाली सुनी। आपके ऊपर तो गुलाम वंश भी यहां राज करके चला गया, और कुछ भी नया नैरेटिव नहीं देना है। यह अगस्त का महीना अभी खत्म नहीं हुआ, 21 तारीख की डेट मुझे याद है, 1921। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को याद हो कि नहीं होगी। टर्की के अंदर एक मूवमेंट चल रहा था, उसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। अब आज तक मेरे दौर में मैं देखता हूं कि सनातनियों की पीढ़ी कंफ्यूज है। वो खलीफत था, खिलाफत खलीफा से निकलता है, और खलीफा जो है वो सीधे प्रॉफिट का नॉमिनी होता है, अल्लाह का नॉमिनी होता है। टर्की में यह चल रहा था। हमारे देश में एक मूर्ख राजा, जिनको कुछ पता नहीं था, 2 मक्कार मुसलमान, वो आए और गांधी जी को समझा दिया। गांधी जी की कुछ समझ में आता था नहीं। नहीं, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता, मैं अपनी बात तथ्यों के साथ रखना चाहता हूं। भाई, महात्मा गांधी से मेरी कोई खास रिश्तेदारी नहीं है, न दुश्मनी है। उनको समझाया गया मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना जौहर अली ने, कि देखिए साहब, ये जो टर्की के अंदर खलीफा की हुकूमत को स्थापित करने की बात चल रही है, अगर हम भारत के मुसलमानों का दिल जीतना चाहते हैं तो हमें खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने भी आओ देखा ना ताओ देखा, और खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर दिया। यानी क्या कंट्राडिक्शन है। टर्की में कह रहे हैं कि एक डिक्टेटर की, जो इस्लामिक डिक्टेटर है, एक खलीफा की हुकूमत है जो शरिया से चलेगा, जिसमें आज के आधुनिक दौर की ना कोई डेमोक्रेसी होगी, ना उसमें कोई इंस्टीट्यूशन होगा। वहां तो वो कह रहे हैं कि हम खिलाफत को सपोर्ट करते हैं, और अपने यहां लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। और चलाइए। और क्योंकि हमारे यहां लोगों को बगैर जाने शेर व शायरी पे ताली बजाने का बहुत शौक है, आपको बिना शेर समझे ही शेर आप ताली से बजाने लगते हैं। लोग आपके मुंह पे आपको गाली दे रहे हैं और आप कह रहे हैं वाह वाह क्या बात है। मेरे भाइयों, कोई जरूरी नहीं है कि गजल आपकी समझ में आ जाए, कोई जरूरी नहीं है कि कव्वाली समझ में आ जाए, शेर व शायरी समझ में आ जाए। और समझ में नहीं आएगी, इससे आपका भौतिक और जो आपका बौद्धिक विकास है वो कोई कम नहीं होगा। ये अच्छे दिखने की और ये बताने की कि हम भी जानते हैं ताली बजाना, ताली सही समय पे बजाओ यार। वो इंदौर का एक खूबसूरत शायर था, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, आपने बड़ी ताली बजाई है उसकी शायरी पे। मैं ये समझ ही नहीं पाता था यार, क्योंकि मेरी तो, मैं जहां पैदा हुआ आपको पता ही है, जितना कर्मा हमारे दोस्तों ने नहीं पढ़ा उससे ज्यादा तो हमने पढ़ा है। मैं तब भी सोचता था यार ये सवाल है क्या यार, हर जेंट्री में हर किस्म का आदमी ताली बजा देता है, समझ ही नहीं आया।
मेरा आधे से ज्यादा संबोधनों में बार बार कहता हूं, भाई तुमको जो आदमी गाली दे रहा है उसके लिए तो ताली मत बजाओ, क्या अच्छी गाली दी है, एक और दीजिए। ऐसे ही एक मक्कार है, आजकल चर्चा में है, परेशान है, उसे पता नहीं है कि वो कश्मीर में नहीं है, उसे पता है कनेग में उत्तर प्रदेश में हूं, या हवा में भी खबर पता चल जाती है। तो आपसे मेरी सिर्फ इतनी विनती है कि इस संविधान को लेकर के छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। मैं 5 मुद्दे उठा रहा हूं देश में, लेकिन मैं कहीं एक्सीड करूं टाइम, तुम मुझे रोक दीजिएगा। आपने धारा 370 का नाम सुना था? कोई इस देश में ऐसा आदमी नहीं होगा जिसने धारा 370 ना सुना। 370 370 370, बहुत सारे लोगों ने अपने मकान के नंबर ही 370 रख लिए कि कब खत्म होगी। धारा 370 इतनी महत्वपूर्ण धारा नहीं थी, इतनी खतरनाक धारा नहीं थी। इसलिए हमेशा राजनीतिक लोग क्या करते हैं कि बड़ा कुकर्म छुपाना हो, बड़ा अपराध छुपाना हो तो एक हल्के से अपराध को बड़ा बना दो। धारा 370 तो पूरे देश में लागू, उसमें से एक आध रिलैक्सेशन कश्मीर को और दे दिया था कि आपका अपना संविधान होगा और पार्लियामेंट के कुछ क्लॉज आप पे लागू नहीं होंगे। जो असली थी उसके बारे में सब मौत, और वो थी आर्टिकल 35A, जो सबसे ज्यादा जहरीली थी, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हुई। लेकिन आपके बीच में इसलिए कह रहा हूं, आज आपका स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस पर आप खूब प्रोग्राम करिए, सीरीज चलाइए देश में, लेकिन कुछ मुद्दों को आज के बाद आप चौराहे चौराहे उठाइए, आपस में उठाइए। कोई जरूरी नहीं है कि 5000 लोग होंगे तभी बोलेंगे। 35A को पूरे देश में उठाया, बहुत लोगों की समझ ही नहीं आया क्या था 35A। मैं तो बोल ही सकता हूं, मेरे पास तो कोई दूसरी ताकत नहीं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का जब चुनाव चल रहा था 2019 में, बीच इलेक्शन में मैनिफेस्टो जारी हुआ और उसमें जोड़ा गया कि हम सत्ता में आएंगे तो धारा 370 भी हटाएंगे और 35A भी हटाएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ताली बजाने से ज्यादा इस बात को आपको खुश होना चाहिए कि आप जब सामूहिक तौर पे कुछ कहते हैं तो 2021 के भारत में बड़े बड़े दरबारों तक आपकी आवाज जाती है। जरा तबीयत से बात को कहना शुरू करो मेरे भाई।